बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड की एक समरी है और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाता है, और इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि मैथ का इसमें क्या रोल है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको एनालाइज करना, इसमें मैथ का क्या रोल है। ठीक है, देखिए बायोलॉजिकल मेथड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े, तो ये बात बार बार रिपीट हो चुकी है कि ये किस तरह अप्लाई करते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में। बहरहाल थोड़ा सा एक डायग्राम या एक स्केच सा दोबारा इसका आप देख लें। देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब राइज होता है तो साइंटिस्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वहाँ पे जाके वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मसला क्या है। ऑब्जर्वेशन के बाद उनका एक बयान बन जाता है, उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक स्टेटमेंट वो पब्लिश कर लेते हैं और ऑन द स्पॉट वो स्टेटमेंट दे देते हैं। उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट होता है जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस ने आगे एक्सपेरिमेंट से गुजरना है और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में अभी दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, या तो ये कि वो हाइपोथेसिस गलत साबित हो, डिसप्रूव हो। जब वो गलत साबित हो, डिसप्रूव हो, तो हम अगेन पीछे जंप कर जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस की तरफ आ जाते हैं। तो मीन्स के न्यू हाइपोथेसिस दोबारा अब बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए तो फिर हम यानी हाइपोथेसिस प्रूव्ड हो जाए एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है इससे आगे डिडक्शंस बनाए जाते हैं और वो डिडक्शंस स्टडी को फर्दर आसान करने के लिए होती है। मतलब ये कि अगर हाइपोथेसिस सही साबित हो तो साइंटिस्ट उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिडक्शन निकालते हैं, और ये कि मज़ीद दोबारा हर बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये बार बार सही साबित हो रहा हो सदियों बाद भी, तो फिर ये थ्योरी का दर्जा इख्तियार कर लेता है। फिर इस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह थ्योरी पे अगर रिसर्चेज हो रहे हो बार बार, हर रिसर्च और हर एक्सपेरिमेंट के बाद वो थ्योरी सही साबित होती रही हो और सेंचुरी इसमें गुजर जाए और उसके बाद भी ये थ्योरी सही साबित हो रही हो, तो आखिरकार वो फिर लॉ का दर्जा इख्तियार कर लेता है। ठीक है, अच्छा, जब सेंचुरीज गुजर जाते हैं और वो लॉ मुसलसल सही साबित हो रही हो, तो उसके लिए फिर आखिरकार हम प्रिंसिपल का नाम लेते हैं कि अब ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो साइंस के एतबार से सबसे सुपीरियर स्टेटमेंट जो है वो प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो मोस्ट सुपीरियर स्टेटमेंट होता है साइंस के नॉलेज में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम आते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस की तरफ। ऑर्गेनाइज का मतलब है इकट्ठा करना, एनालिसिस का मतलब होता है जायज़ा लेना, उसको पढ़ना डेटा को। ठीक है, डेटा का मतलब होता है मालूमात। तो साइंसदान जब रिसर्चेस करते हैं तो उसके नतीजे में वो डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर डेटा को मुख्तलिफ तरतीब देते हैं, उसको एक तरीके से और एक सीक्वेंस में वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो आसानी के लिए उसका ऐसा शेप दिया जाता है उसको कि ताकि बंदा इसको देख के ही समझ जाए। तो इस प्रोसेस में ग्राफ इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। उनकी मदद से साइंसदान जो है अपने इकट्ठे किए गए डेटा को एक तरतीब में ले आते हैं और एक आसान शक्ल में ले आते हैं। ठीक है, साइंस में अगर कोई बात मैथमेटिकली प्रूव होती है तो उसको ज़्यादा मोतबर माना जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। इंटीग्रल पार्ट मीन्स के लाजमी जुज़ है साइंस का मैथ। ठीक है, तो मैथ्स या मैथमेटिक्स साइंस का एक लाजमी जुज़ है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, मैथ्स जो है वो साइंस का लैंग्वेज है। तो चाहे बायो हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसमें मैथ्स का इस्तेमाल लाजमन होता है। और साइंटिफिक लॉज जितने भी होते हैं, साइंटिफिक लॉज, तो उनको अगर मैथमेटिकल शेप्स दिए जाए तो ये ज़्यादा एक्यूरेट यानी ज़्यादा दुरुस्त हो जाते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाले हो जाते हैं और ज़्यादा एप्लीकेबल यानी अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी मदद से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, हम हिसाब किताब और कैलकुलेशंस कर सकते हैं अगर किसी साइंटिफिक लॉ को मैथमेटिकल शेप मिल जाए तब। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल न्यूटन की एक लॉ है F=ma। तो देखिए ये इसका न्यूटन लॉ का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह ग्रेविटेशनल लॉ जो है F=G(m1)(m2) डिवाइड बाय r² लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है,
तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक लॉज को मैथमेटिकली वो एक्सप्रेस करें, ठीक है। मैथ्स का मुख्तलिफ साइंसेस में, फॉर एग्जांपल इवन बायो में भी इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। तो आपके बुक में इन्होंने बताया है आपको कि मैथ्स जो है पॉपुलेशन को काउंट करने के दौरान बायो के काम आता है। इसके अलावा टेबल्स तैयार करने के दौरान बायो के काम आता है, ग्राफ्स बनाने के दौरान बायो के काम आता है मैथ्स, ठीक है। और इसके अलावा एक मिसाल इन्होंने ये भी दी है कि हमें इस मसले में किस तरह मैथ्स काम आया है। एक प्रॉब्लम इन्होंने डिस्कस किया है आपके बुक में कि सपोज एक साइंटिस्ट है और उसके पास 10 स्पैरोज है, 10 चिड़िया हैं, वो उनके ऊपर मच्छर चोड़ता है तो उसके बाद वो रिजल्ट चेक करता है तो 10 में से 6 को मलेरिया हो चुका होता है। तो कह रहे हैं कि अब बगैर एक्सपेरिमेंट के इस साइंसदान को किस तरह पता चलेगा कि 50 में से कितनों को मलेरिया होगा, ठीक है। तो हम अगर मैथ में रेशो और प्रोपोर्शन का टेक्निक यूज़ करें तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं बगैर एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क किए कि 50 में से कितनों को मलेरिया हो चुका होगा, ठीक है। तो देखिए रेशो और प्रोपोर्शन का टेक्निक अप्लाई करने के दौरान हमारे पास मेनली 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक सेट ऑफ वैल्यू हमारे पास ये है सफ़र्ड और टोटल का, ठीक है। सफ़र्ड मीन जिनको मलेरिया हो चुका है और टोटल मीन के जो टोटल तादाद है, ठीक है, उसमें सेहतमंद और बीमार दोनों शामिल है टोटल। तो इस तरह हमारे पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ है, इधर एक में भी सफ़र्ड और टोटल हमारे पास मौजूद है और दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज़ में भी सफ़र्ड और टोटल हमारे पास मौजूद है। तो देखिए अगर हम उस 50 वालों की बात करें कि 50 में कितने सफ़र्ड हुए हैं तो हमें वो नहीं पता, हम उधर सिंबल ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इन दोनों की बात करें जो 10 थे और उनमें जो सफ़र्ड थे वो हमें पता था वो 6 थे, तो उनकी रेशो हमने इधर ली है और इनकी रेशो हमने इधर ली है, ठीक है। अब ये मेथड हमारे पास जो है इसमें हम एक्सट्रीम्स और मीन्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बिल्कुल 2 किनारों पर मौजूद डेटा है ये और ये, इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, ठीक है। और दरमियान में जो मौजूद डेटा है ये और ये दोनों मीन्स हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो दिस विल बी इक्वल मैथमेटिकली टू अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें उसके, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर इसी तरह किया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, मतलब ए को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है और बीच में लिखा है इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन पर मौजूद डेटा जो है वो ये है 6 × 50, ठीक है। तो वी कैन राइट मैथमेटिकली लाइक दिस। अब इसमें से देखिए हमने ए मालूम करना है, जो अननोन क्वांटिटी था हमारे पास वो ए था, तो ए मालूम करना है, तो इस वजह से बोथ साइड को इस 10 पे डिवाइड करें और फाइनली हमारे पास रिजल्ट देखिए 30 आया है, ठीक है। तो मतलब हमें पता चल गया कि 50 में से कितने सफ़र हो रहे होंगे, 30 सफ़र हो रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।